हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? कैसे हैं आप लोग? आप लोग बढ़िया हैं ना? अगर आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। और सब बताइए, कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? अच्छा चल रहा है ना? समय का सदुपयोग करना है, समय के अनुसार ही चलना है और समय का पालन भी करना है और समय को बर्बाद नहीं करना है। जितना फोकस हो सके समय को देखते हुए पढ़ाई पर फोकस कीजिए और बेहतरीन रिजल्ट का तलाश कीजिए, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आने का मेन जरिया ये हो सकता है कि आपका पढ़ाई बेस्ट होगा तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। आप लोगों से मेरा आग्रह है, विनती है, पढ़ाई कब बेस्ट हो सकता है? जब रिवीजन बेस्ट होगा। तो रिवीजन बेस्ट कीजिए, पढ़ाई बेस्ट होगा, पढ़ाई बेस्ट होगा, रिजल्ट भी बेस्ट ही मिलेगा। तो आइए समय को देखते हुए मैं मनीष गुप्ता इस वीए कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर लेकर के आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 3। इस चैप्टर 3 में आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जो आपके एग्जाम पेपर के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। मतलब परीक्षा के दृष्टि से इसको आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीए कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर एक नए अंदाज में, नए तरीके से इस वीए कंसेप्ट की यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद उन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना है जो विद्यार्थी कमजोर है या फिर जो विद्यार्थी जिनके पास पैसों की कमी है, तो वो लोग ऑफलाइन न पढ़ करके इस ऑनलाइन से काफी बेस्ट कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना न भूलिए। चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचता है, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। कई घटना 3 घटना। मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, है ना? तो हम अभी समझेंगे मानव नेत्र और पहले हम समझेंगे मानव नेत्र। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे मानव नेत्र को। चलिए, ह्यूमन आईज। चलिए देख सकते हैं आप लोग पहला टॉपिक मानव नेत्र, ठीक है? प्यार से समझना है सारी बातों को। मानव नेत्र, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपने चारों ओर की जितने भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो वस्तु छोटी हो चाहे वो वस्तु बड़ी हो, उन सारी वस्तुओं को हम आसानी से अगर किसी अपने शरीर के अंग के माध्यम से देख सकते हैं, वो है हमारा आंख। ये आंख, ये नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है, गॉड गिफ्ट है, जिसके कारण इससे देखने के लिए किसी चीज की पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी चीज को हम स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से देख लेते हैं, ठीक है? अब आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक के माध्यम से कि ये टॉपिक हमें क्या बताता है, ठीक है? देखिए, मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मानव नेत्र या आंख है, प्रकृति द्वारा दिया गया एक बहुत ही अद्भुत, यानी कि इसकी वर्णन जितना ही की जाए उतना कम ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग तब से कर रहे हैं जब से हम लोगों का जन्म हुआ और आज तक इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। शायद उस दिन तक करेंगे जिस दिन तक हमारी मौत आएगी, हाँ, उस दिन तक इसका इस्तेमाल होगा। तो मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने चारों ओर की चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, उन वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। चलिए आगे।
बनावट, मानव नेत्र का बनावट कैसा है, इसका फिगर आपके बुक में दिया होगा, डायग्राम, उस डायग्राम को अपने कॉपी में नोट कर लेना है, बना लेना है, एग्जाम पेपर में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। मानव नेत्र या आंख, मैं बनावट के बारे में बात करूंगा, ठीक है, बनावट के बारे में, मानव नेत्र के बनावट के बारे में, रचना के बारे में, ठीक है। मानव नेत्र या आंख लगभग गोलिया होता है। मानव नेत्र या आंख लगभग क्या होता है, गोलिया। कहने का मतलब है हमारी जो आंख है वो गोलिया होती है, गोल होती है। आंख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। मानव नेत्र गोलिया होता है, आंख के इस गोले भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। मानव नेत्र की जो सबसे बाहरी परत होती है, जो सफेद दिख रही है, ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी कहने का मतलब ये है तो हम अंदर की सारी चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि मानव नेत्र या आंख लगभग गोलिया होता है। आंख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक किसे कहते हैं, आंख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत सफेद मोटी अपारदर्शी चमड़े की होती है। जो नेत्र गोलक है, इसके सबसे बाहरी परत जो व्हाइट वाला है वो अपारदर्शी है। उस अपारदर्शी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल का अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। अगला उभरा हुआ भाग क्या होता है, पारदर्शी, जिसे कर्निया कहते हैं। आप देख सकते हैं इस काले काले भाग को, ये काला भाग कर्निया है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब मेरी आंखों में देख सकते हैं और हम अपना प्रतिबिंब आपकी आंखों में देख सकते हैं। तो ये वाला भाग कुछ पारदर्शी होता है और व्हाइट वाला भाग अपारदर्शी होता है। तो व्हाइट वाले भाग को श्वेत पटल कहते हैं और ये जो पारदर्शी भाग है आंख का, उसे कर्निया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैराइड। कैराइड क्या है, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है। जो श्वेत पटल है, इसके नीचे, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की क्या होती है, परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैराइड कहते हैं। ठीक है, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, जिसे हम कैराइड कहते हैं। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने डायाफ्राम के रूप में कार्य करती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। जो सिकुड़ने फैलने का कार्य करता है, डायाफ्राम की तरह सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, ये परितारिका या आइरिस का योगदान है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कैराइड क्या है। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, जिसे कैराइड कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, जिसे कैराइड कहते हैं। यह परत आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत जो सिकुड़ने फैलने का क्या करती है, कार्य करती है डायाफ्राम की तरह, उसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। परितारिका या आइरिस किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र का वह भाग जो सिकुड़ने फैलने का डायाफ्राम की तरह कार्य करता है। डायाफ्राम क्या है, जो सिकुड़ने फैलने का कार्य करता है, तो डायाफ्राम की तरह कार्य करता है, उसी को परितारिका या आइरिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेत्र लेंस। नेत्र लेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, जो पारदर्शी मुलायम पदार्थ का बना होता है ना। यहाँ पे पुतली के ठीक पीछे, जो पुतली है, पुतली के पीछे माने आगे वाला भाग, ये जो आगे वाला भाग है, इसके ठीक पीछे ना पुतली है, क्या है, सॉरी, इसके आगे ये आगे वाला भाग है, यानी आपका हो गया कर्निया, श्वेत पटल, इन सब के पीछे क्या है, नेत्र लेंस है। क्या है, नेत्र लेंस, जो पारदर्शी होता है, मुलायम पदार्थों का बना होता है। नेत्र लेंस जो होता है पुतली के ठीक कहाँ होता है, पीछे। नेत्र लेंस कहाँ होता है, पुतली के ठीक पीछे। नेत्र लेंस कहाँ होता है, पुतली के ठीक पीछे, जो पारदर्शी होता है, मुलायम होता है और मुलायम पदार्थों का क्या होता है, बना हुआ होता है।
रेटिना या दृष्टि पटल। नेत्र लेंस क्या है आप लोग को पता चल गया। नेत्र लेंस पुतली के पीछे का भाग होता है जो पारदर्शी होता है, मुलायम पदार्थों से बना होता है। रेटिना या दृष्टि पटल। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। आंख का यही वह भाग है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना। तो नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही, जो नेत्र गोलक है उसके सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि पटल या क्या कहते हैं, रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना क्या है, नेत्र गोलक के सबसे भीतर, नेत्र गोलक के सबसे भीतर सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। अब देखिए जलीय द्रव कर्निया और नेत्र लेंस के बीच, जो कर्निया होता है और नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस मुलायम पदार्थों से बना होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। नेत्र लेंस मुलायम पदार्थों से बना होता है और क्या होता है, पारदर्शी होता है, जो पुतली के ठीक पीछे होता है ना। तो कर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव कहलाता है ना। जिससे आंख में आंसू आती है तो वो कौन सा पदार्थ होता है, जलीय द्रव ही होता है ना। तो कर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग क्या कहलाता है, जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या है, आंख में जलीय द्रव। तो जो नेत्र लेंस है जो पुतली के पीछे है और कर्निया के बीच के भाग को जलीय द्रव कहते हैं। कचाभ द्रव क्या है, लेंस और रेटिना के बीच के भाग को कचाभ द्रव कहते हैं। बात को याद रखना है, प्यार से हम समझेंगे, भागेंगे नहीं, शब्दों को भगाएंगे नहीं, आराम से समझते हैं, प्यार से समझते हैं और कुछ अच्छा करके जाएंगे, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरायड, कैरायड से लेकर कचाभ द्रव तक समझे। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कैरायड कहते हैं, याद रखना चाहिए। किसके नीचे, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कैरायड कहते हैं, ठीक है। और यह परत आगे चलकर कितने भागों में विभक्त होती है, दो भागों में। आगे वाली अपारदर्शी परत जो सिकुड़ने फैलने का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस कहते हैं। यानी श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को कैराइड कहते हैं और यही कैराइड आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती है जो सिकुड़ने फैलने का कार्य करती है। किसके समान, डायफ्राम के समान। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, परितारिका या आइरिस। सिकुड़ना फैलना, ये डायफ्राम है, परितारिका या आइरिस का कार्य है। आगे नेत्र लेंस आपने समझा कि पुतली के ठीक पीछे वाला जो भाग होता है जो पारदर्शी होता है, मुलायम होता है, उसी को हम नेत्र लेंस कहते हैं। रेटिना या दृष्टि पटल नेत्र गोलक के सबसे भीतरी, नेत्र गोलक है इसके सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। आंख के इसी भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जलीय द्रव क्या है, एक जो मैंने पॉइंट बोला, आंख के इसी भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जलीय द्रव कर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग को जलीय द्रव कहते हैं और कचाभ द्रव लेंस और रेटिना के बीच के भाग को कचाभ द्रव कहते हैं। आपसे पूछा जाए जलीय द्रव क्या है, तो कर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग को जलीय द्रव कहते हैं और लेंस और रेटिना के बीच के भाग को कचाभ द्रव कहते हैं। याद रखें। तो ये टॉपिक था मानव नेत्र के बनावट का, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आसानी से याद कर सकते हैं, एग्जाम पेपर के लिए बेस्ट है। और ये वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला भी ले लिए लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसका कार्य। यहाँ पे नेत्र देखने का कार्य करता है, बात सही है। आंख है, देखने का ही कार्य करेगा। ये फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है, बात सही है। फोटो कैमरा, तो खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो ओ पिया, ऐसा सुने ही होंगे। हाँ, तो नेत्र देखने का कार्य करती है, यह एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करती है।
बाहर से प्रकाश कर्निया से अपवर्तित होकर पुतली में होते हुए लेंस पर पड़ता है। बाहर से प्रकाश पड़ता है, वो किससे होकर जाता है? कर्निया से अपवर्तित होकर पुतली में होते हुए किस पर पड़ता है? लेंस पर। लेंस से अपवर्तन होने के बाद किरणें किस पर पड़ती है? रेटिना पर, और वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां? रेटिना पर, है ना। इसके बाद मस्तिष्क में वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है ना। मस्तिष्क में देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। फिर से सुन लीजिए एक बार। पहला बात, कार्य में क्या लिखेगा? नेत्र देखने का कार्य करता है, ये कैमरे के भांति कार्य करता है। जिस तरह कैमरे का प्रयोग किसी वस्तु को कैप्चर करने में किया जाता है, उस वस्तु को हम लोग अपने इस कैमरे में बहुत दिन तक संचित करके रखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी ये आंखें किसी भी वस्तु को कैप्चर कर लेती है। हाँ, कैप्चर करने के बाद ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों तक दिखाई देती है। जैसे एक सांप आ जाए हम लोग के पास और उस सांप को हम लोग देखें तो हम लोगों को वो बात बहुत दिनों तक याद रहती है। हाँ, किसी को मैं अभी मान लीजिए कि मैं किसी को डंडा से मारूं तो आप देखोगे बाप रे सर कितना डंडा से मार रहे हैं, तो वो बहुत दिन तक याद रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये सारी हमारी आंखें जो है ये देखने का कार्य कर रही है, बिल्कुल कैमरे की भांति, है ना। अंतर यह है ना, कैमरा से ना वस्तु को दिखाया जा सकता है, लेकिन आंख में बने हुए प्रतिबिंब को आप नहीं दिखा सकते हो। अंतर यही है ना। देखिए, तो नेत्र देखने का कार्य करती है, यह एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। बाहर से प्रकाश जब कर्निया पर अपवर्तित होकर किससे होते हुए? पुतली में होते हुए जाता है, तो किस पर पड़ता है? लेंस पर। और जब लेंस पर पड़ता है तो वहां से वो अपवर्तन होने के बाद सीधे पड़ता है किस पर? रेटिना पर, और रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और हमारी जो मस्तिष्क है ये प्रेरित करती है वस्तुओं को देखने के लिए। आंख के लेंस की सिलियरी पेशियों के तनाव को घटाने बढ़ाने के कारण उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती है, जिससे हम दूर अथवा निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। आंख की जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं उसको आप घटाकर बढ़ाकर दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कब? जब आंख की सिलियरी मांसपेशियों को आप घटाएं या फिर बढ़ाएं तब, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ा करके हम आसानी से दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए आगे हम भागेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। आप देख रहे हैं नेत्र की समंजन क्षमता, यहाँ पे टॉपिक बदलता है। तो आप लोगों ने ऊपर नेत्र के बारे में सुना ना नेत्र के बारे में। अब आप सुनेंगे नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। किसके बारे में? नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। नेत्र के लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाता है। नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है ना। समायोजित कर लेता है, उसे समंजन कहते हैं, है ना। अभी ध्यान से देखिएगा। आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर, आंख द्वारा अपनी सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आपसे पूछा जाए नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, तो आंख द्वारा अपनी सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को घटाकर या फिर बढ़ाकर, घटाकर माने ऐसे, बढ़ाकर, घटाकर, बढ़ाकर, घटाकर, बढ़ाकर, तो आंख द्वारा अपनी सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को घटाकर या फिर बढ़ाकर नजदीक रखी वस्तु। अब नजदीक रखिए तो सिलियरी मांसपेशियों को आप तनाव को घटाइएगा कि बढ़ाइएगा? घटाइएगा, तो आसानी से देख ले। दूर रखी वस्तु का तो तनी ऐसे करना पड़ेगा, यानी सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को बढ़ाना पड़ेगा। तो घटाकर या फिर बढ़ाकर आसानी से नजदीक रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु को प्यार से क्या कर सकते हो? देख सकते हैं। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अभी बोले हम
जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो हमारी नेत्र की फोकस दूरी बताइए क्या होती है, कम हो जाती है। नेत्र की फोकस दूरी कब अधिक हो जाती है, जब वस्तु दूर होता है। जब वस्तु दूर होता है तो उन वस्तुओं को देखने के लिए हमारी नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, और जब वस्तु नजदीक होता है तो वस्तुओं को देखने के लिए हमारी जो नेत्र की फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, समंजन क्षमता की एक सीमा होती है। सामान्य आंख अनंत दूरी से 25 cm दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सामान्य आंख कहां से कहां तक की वस्तुओं को देख सकता है, सामान्य आंख जो होता है 25 cm से लेकर अनंत से लेकर 25 cm की दूरी तक आसानी से देख सकता है ना। सामान्य नेत्र कहां से कहां तक की दूरियों को देख सकता है, सामान्य नेत्र बोले तो हम सामान्य नेत्र बोल रहे हैं, अनंत से लेकर के 25 cm की दूरी तक, याद रहे। अब चलिए टॉपिक है दूर बिंदु निकट बिंदु, है ना। फार पॉइंट नियर पॉइंट, फार पॉइंट नियर पॉइंट, दूर बिंदु निकट बिंदु। चलिए वह दूर स्थित बिंदु जहां तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट ढंग से देख सकता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। मतलब जहां तक हमारी आंख किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट ढंग से यानी कि सही तरीके से यानी अच्छे ढंग से साफ सुथरा क्या कर सकता है, देख सकता है, तो उसे हम दूर बिंदु कहेंगे। फिर से सुनिए, दूर बिंदु क्या है, जिस बिंदु तक हमारी आंख, दूर बिंदु वह बिंदु है जहां तक हमारी आंख दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ क्या कर ले, देख ले, वही क्या कहलाएगा, दूर बिंदु कहलाएगा। और आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। आपके पेपर में इस प्रश्न को बड़ी ही मजेदार तरीके से पूछा जाता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। चलिए अब बात करेंगे हम नियर पॉइंट का। वह निकट स्थित बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र सुस्पष्ट ढंग से देख सकता है उसे नेत्र के निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 cm होता है, दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 cm। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, और सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 cm। दूर बिंदु किसे कहते हैं, वह दूर स्थित बिंदु माने वह दूर स्थित वस्तु जहां तक आंख हमारी आंख उन वस्तुओं को सुस्पष्ट ढंग से क्या कर सकती है, देख सकती है, उसको हम दूर बिंदु कहेंगे। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, और निकट बिंदु वह निकट स्थित बिंदु जहां तक आंख उन वस्तुओं को सुस्पष्ट ढंग से देख सकता है उसे निकट बिंदु कहेंगे। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 cm होती है। डन है, बात को आगे हम बढ़ाएंगे। बात आगे बढ़ती है दृष्टि दोष। चलिए हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष को। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का सुस्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष क्या है, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु, दृष्टि दोष क्या है आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, बताइए। बहुत दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर नहीं बन पाता है, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। या कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित वस्तुओं को या फिर बहुत नजदीक स्थित वस्तुओं को हमारी आंखें सुस्पष्ट ढंग से नहीं देख पाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा अक्सर होता है ना कि हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाते, नहीं नजदीक वस्तु को देख पाते, मतलब उनकी समंजन क्षमता क्या होती है, खो जाती है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। दृष्टि दोष, मानव में दृष्टि दोष का प्रकार का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 प्रकार का दृष्टि दोष का प्रकार का होता है, 4 प्रकार का।
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता। दृष्टि दोष का प्रकार का होता है बताइए? दृष्टि दोष का प्रकार का होता है 4 प्रकार का। बताइए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष होते हैं आपका 4 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता। ठीक है, अब आइए समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दूरदर्शिता क्या है, अबिंदुकता क्या है। हम टॉपिक को शुरू करेंगे निकट दृष्टि दोष से। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से। चलिए ध्यान से देखना है मेरे बच्चों, मेरे लाडलों। यहाँ पे जिस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष में आप क्या सुने? जिस दृष्टि दोष में आंख निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस दृष्टि दोष में आंख निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है और दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोष के कारण क्या है? इस दोष के 2 कारण हैं। पहला कारण, माने निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? निकट दृष्टि दोष। बात को पकड़ के रखना है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, या फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी के बढ़ जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस जरूरत से ज्यादा क्या होता है? मोटा हो जाता है। जब नेत्र लेंस जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है ना? तो याद रहे। अच्छा, इन सारे बातों को देखने से इसके विपरीत हम लोग बता सकते हैं दूर दृष्टि दोष को। बता सकते हैं कि नहीं? देखिए हम इसी पर समझ लेंगे दूर दृष्टि दोष को भी। निकट दृष्टि दोष को क्या आप समझे कि जिस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण 2 है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी में कमी हो जाना है ना? और उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मों का प्रयोग किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु, निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु किस लेंस के बने चश्मों का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु जिस लेंस से बने चश्मों का व्यवहार होता है उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। आगे इसी पर हम समझ लेते हैं दूर दृष्टि दोष को भी, या फिर टॉपिक के माध्यम से ही समझ ले तो बेटर रहेगा। दूर दृष्टि दोष, चलिए ध्यान देना है। दूर दृष्टि दोष, यहाँ पर जिस दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखता है और निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में आपने क्या पढ़ा? निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, है ना? निकट दृष्टि दोष था। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने का 2 कारण, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। याद रहे, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो गया और दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो गया, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है ना? आप देखो, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तभी तो दूर की वस्तु दिखाई दे देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है ना? ध्यान देना है। तो इसमें नेत्र लेंस जरूरत से ज्यादा क्या होता है? पतला हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? मोटा हो जाता है, जिसके उसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। और इसमें इसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। कब? जब नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है तब। प्यार से एक बार समझेंगे सारी बातों को।
उपचार, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस बताइए? उत्तल लेंस से बने चश्मों का व्यवहार किया जाता है। चलिए एक बार तनी अंतर स्पष्ट कर लिया जाए। अंतर देखा जाएगा ध्यान से। जिस दोष में नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ और दूर की वस्तु को साफ साफ न देखे, निकट दृष्टि दोष है। और इसमें देखिए, जिस दोष में नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ और निकट की वस्तु को साफ साफ न देखे, दूर दृष्टि दोष है। कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, इसकी फोकस दूरी कम हो जाना, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। इसमें अवतल लेंस का व्यवहार होता है और इसमें उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बढ़ते हैं हम जरा दूरदर्शिता की ओर। जरा दूरदर्शिता क्या है, ध्यान देना है। जिस दोष में नेत्र निकट और दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। मतलब नेत्र न ही निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और न ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। आइए समझते हैं जरा दूरदर्शिता कैसे उत्पन्न होता है। चलिए ध्यान देना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था कहने का मतलब बुढ़ापे में, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाता है, जिससे सिलियरी मांसपेशियों का समंजन क्षमता क्या होता है, घट जाता है और ये दोष उत्पन्न होता है। इससे आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होती है। सिलियरी मांसपेशियों का तनाव घट बढ़ के कारण उसके घटाव बढ़ाव थोड़ी कम हो जाती है, समंजन क्षमता कम हो जाता है, जिसके कारण न ही वो दूर रखी वस्तु को देख पाता है और न ही नजदीक रखी वस्तु को देख पाता है। आप कैसे डिफिनेशन तैयार कीजिएगा जरा दूरदर्शिता का, बोलिएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखों की जो समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी कि न ही हमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। तो न ही निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देना और न ही दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देना, ये एक ही नेत्र दोष में होता है। वो कौन है, जरा दूरदर्शिता। ठीक है। इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे के ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। बाइफोकल लेंस हो गया, ऊपर भी नीचे भी बाइफोकल लेंस, जिसमें न ही दूर की वस्तु दिखाई दे और न ही नजदीक की वस्तु दिखाई दे। उसी लेंस में, उसी व्यक्ति के चश्मे में और दो लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं बाइफोकल लेंस। क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस, है ना। तो जरा दूरदर्शिता के उपचार हेतु बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। जरा दूरदर्शिता के उपचार हेतु किसका व्यवहार होता है, बाइफोकल लेंस का, है ना। अब देखो, अबिंदुकता। इस दोष में नेत्र क्षैतिज की वस्तु को देख सकता है किंतु ऊर्ध्वाधर की वस्तु को नहीं देख सकता है। अबिंदुकता में क्षैतिज की वस्तु का कहने का मतलब सपाट स्थित वस्तु को देख सकता है लेकिन खड़ा स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। क्षैतिज वस्तु कहने का मतलब है सुतल वस्तु, है ना। ऐसे करके देख लेगा लेकिन ऐसे देखने में उसको नहीं दिखाई देगा। अब ऐसे करके देख लेगा, नीचे नीचे देख लेगा और ऊपर ऊपर नहीं देखेगा। तो क्षैतिज की वस्तु को दिखाई देना और ऊर्ध्वाधर की वस्तु को दिखाई नहीं देना अबिंदुकता कहलाता है। इस दोष के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। मैं 4 टॉपिक पढ़ाया, उसमें मैं आपसे पूछूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेत्र निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार होता है, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जरा दूरदर्शिता में किस लेंस का व्यवहार होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये भी कमेंट कीजिए कि अबिंदुकता में किस लेंस का व्यवहार होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट करके इसका जवाब देना है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी अंदाज में, इसी तरीके से। पता है हमारा इसमें टॉपिक छूटता है वर्ण विक्षेपण और वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वर्ण विक्षेपण और वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। इंतजार करें एक नए अंदाज में, नए तरीके से, इसी भी ये कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर महा मस्त जबरदस्त क्लास आने वाला है उन्हीं 2 टॉपिक का। तो चलिए
आज के लिए इतना ही काफी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।